हेलो डियर एनसीसी कैडेट, मैं लेफ्टिनेंट विजय यादव 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगल सराय आप लोगों के लिए सीनियर डिवीज़न एसडीएसडब्ल्यू कैडेट्स के लिए हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक से दूसरा लेसन हाइजीन एंड सैनिटेशन पर्सनल एंड फूड हाइजीन से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट माइंड और शांत एकाग्रचित्त मन से इसको देखेंगे और पूरी तरह से अवश्य समझ जाएंगे। तो इसमें आप क्या क्या सीखेंगे ये जान लीजिए। इसमें हाइजीन एंड सैनिटेशन की परिभाषा सीखेंगे, हाइजीन क्या है उसके बारे में डिटेल्स, कैसे हाइजीन को मेंटेन किया जाए उसके बारे में डिटेल्स, सैनिटेशन आसपास पर्यावरण की स्वच्छता उसके बारे में डिटेल्स, और विभिन्न डिफरेंट फिगर स्लाइड से आप इसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स को समझेंगे। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड मैकेनिज्म को समझेंगे। ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है, कैसे ये अपना वर्क करता है, इसको समझेंगे। और ये स्लड डाइजेशन प्रोसेस क्या है इसको भी समझेंगे। ये देखिए डिस्पोजल ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, डिफरेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, टर्सरी, ये देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर, ये सब समझेंगे आप लोग। यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये फिगर, ये लिखा था टर्सरी, ये फिल्ट्रेशन है। सेकेंडरी फिल्ट्रेशन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ सीवेज के हैं, ये प्राइमरी। तो डिफरेंट फिगर के माध्यम से ये कैसे होता है ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, इसको आप समझेंगे। ये भी एक दिया हुआ है फिगर, इसको हम आपको समझाएंगे। डेयरी इंडस्ट्री में हाइजीन प्रैक्टिस कैसे होता है इसको आप समझेंगे। इसके अलावा आप वाटर कंटामिनेशन कैसे होता है, कैसे वाटर का यूज करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्लाइड, ड्रिंकिंग वाटर को कैसे हाइजीन किया जाए, ये है यूनिसेफ द्वारा दिया गया ये पोस्टर स्लाइड, जिसके माध्यम से समझेंगे कि कैसे कैसे लोग वाटर का यूज करते हैं, हाउ टू यूज वाटर, ये समझेंगे। वाटर हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रेजेंटेशन इस पोस्टर के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो डिफरेंट फिगर आपको मैं लेकर आया हूँ और क्या क्या स्टेप्स हैं सर्विंग सेफ फूड, इस पोस्टर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। 5 keys टू सेफर फूड, इसको समझेंगे। किचन हाइजीन कैसे मेंटेन करें, ये सब चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे। फूड सेफ्टी इन योर हैंड्स, आपके हैंड में है। हाउ टू कीप द टॉयलेट क्लीन, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट वॉश योर हैंड। 8 ways टू कीपिंग फूड सेफ एंड क्लीन, इस पोस्टर के माध्यम से इसको समझेंगे। स्टॉप माइक्रोब्स, यूज गुड हाइजीन, इसको समझेंगे। कैसे हेल्थी रखा जाए अपने आप को, ठीक है। जर्म्स को वॉश से हैंड वॉश करके जर्म्स को दूर भगाने के लिए ये तरीका क्या है, कैसे समझेंगे। किस तरह से कंटामिनेशन होता है, ये जर्म्स कैसे कैसे एक दूसरे के माध्यम से पहुंचते हैं एक दूसरे तक, ये देखिए। कुकिंग हाइजीन, प्रॉपर वॉशिंग, फूड हाइजीन, ये हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको बताएंगे, ठीक है। हैंड्स में जर्म किस किस फॉर्म में कैसे कैसे रहते हैं, कैसे इसको किया जाए। टीथ, दांतों की सफाई के माध्यम को समझेंगे। नेल्स, फिंगर, नाखून, अंगुलियां, क्लीन लाइनेस डिटेल्स में समझेंगे। पर्सनल हाइजीन क्या है उसकी मीनिंग को समझेंगे आप। पर्सनल हाइजीन इसको आप विधिवत समझ पाएंगे। बस आप पूरे वीडियो में लगातार कंसंट्रेट आपको लगे रहना है। हाइजीन की मीनिंग को समझेंगे। व्हाट इज़ हाइजीन, परिभाषा हम आपको बताएंगे, ठीक है। मिल्क हाइजीन, ये फूड हाइजीन, ठीक है। डिफरेंट ये आपको हैं, इसको आप समझ पाएंगे। तो ये हिंदी मीडियम से
ये 91 बटालियन द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक है, इसके द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे। और जिसके पास बुक तो वैसे एनसीसी हैंडबुक सभी कैडेट से पास होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर जो सिलेबस पूरा कवर करना चाहिए वो सब कवर नहीं करता है, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जिसके कारण से बच्चे अपने बी एग्ज़ाम में या सी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे बुक्स जो DGNCC द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिल सके, अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ए ग्रेड आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो पाठ्य योजना है एच मतलब हेल्थ एंड हाइजीन का ये टॉपिक है, स्वच्छता और संवेदना, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि इसमें कुछ ये इंग्लिश मीडियम का ये एक तरह से ट्रांसलेशन है। अब मुझे लगता है किसी ने ट्रांसलेट किया है इसके इंग्लिश पूरे टॉपिक को या इंग्लिश इस पूरे पैराग्राफ को ही गूगल ट्रांसलेट से किया है। यहाँ पर देख रहे हैं स्वच्छता और संवेदना, यहाँ पर संवेदना का कोई मतलब ही नहीं है, देख रहे नहीं है ये स्वच्छता और संवेदना। तो संवेदना को आप मत समझिए कि संवेदना है, संवेदना का मतलब होता है सेंसरी, ये देख रहे हैं ये सेंसरी ऑर्गन, सेंसेशन, संवेदना, जिसे आप ज्ञानेंद्रिय भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें बाहरी संवेदनाओं का आभास होता है, उसके रिसेप्टर सेंसरी सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, वहां से फिर ऐसा आदेश मिलता है मोटर नर्व के थ्रू। तो ये संवेदना नहीं, ये टॉपिक आपका इंग्लिश में हाइजीन एंड सैनिटेशन है। हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन का मतलब भी स्वच्छता होता है और सैनिटेशन का मतलब भी स्वच्छता ही होता है, संवेदना यहाँ नहीं। ये गलत मिस प्रिंट हो गया है या मिस ट्रांसलेट हो गया है, जो भी हो। इसको व्यक्तिगत और खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के संबंध में पढ़ेंगे। स्वच्छता, हाइजीन, व्यक्तिगत यानी पर्सनल हाइजीन, और खाद्य पदार्थ जो फूड हाइजीन है, उसी से रिलेटेड आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पीरियड, दूसरा क्लास है इस हेल्थ एंड हाइजीन से, ठीक है। ये लंबा वीडियो एक तरह से ये टोटल 80 मिनट का है, लेकिन हम आपको जल्दी 60 में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो परिचय समझ लीजिए। कई कारणों से स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक या बस जीवन के मार्ग के रूप में ये जरूरी होता है। स्वच्छता के अच्छे स्तर को बनाए रखने से संक्रमण, बीमारियां और बुरी गंधों जो बैड स्मेल होती है के विकास और प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। संपूर्ण समुदाय के स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लिए व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता आवश्यक है। इसके अध्ययन का उद्देश्य कैडेट को कई रोके जाने वाली योग्य स्वास्थ्य खतरों से अवगत और उन्हें अपने और अपने समुदाय की देखभाल करने के लिए सबसे अधिक दक्षता से सक्षम बनाना है। यह उन्हें स्वस्थ जीवन की अवधारणाओं में विकसित करना चाहता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रखरखाव की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से है। हर व्यक्ति को संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में रहना चाहिए, तभी वह समुदाय और देश को अच्छी तरह से सेवा दे सकता है। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें बच्चों हाइजीन, स्वच्छता की, तो ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा अगर समझिए या आप नोट कर सकते हैं कि हाइजीन का मतलब होता है मानव शरीर और उसके परिवेश की स्वच्छता, ठीक, उसके नियम, ताकि रोग न हो। इतना भी अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से छोटी सी परिभाषा या इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या है, फिर से दोहरा रहा हूँ। मानव शरीर, उसके परिवेश की स्वच्छता और उसके नियम, ताकि व्यक्ति को, मानव को कोई रोग न हो, ठीक है। अगर आप विधिवत परिभाषा लिखना चाहते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू WHO इसकी एक परिभाषा है इंग्लिश में, हाइजीन रिफर्स टू कंडीशंस and practices that help to maintain health and prevent the spread of disease। कहने का मतलब कि ये जो हाइजीन है, स्वच्छता, यह वो कंडीशंस, वो शर्तें और वो प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत जो मदद करती हैं एक प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, क्या, हेल्थ और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन
क्या करता है? पर्सनल हाइजीन रिफर्स टू मेंटेनिंग द बॉडी क्लीनलीनेस। पर्सनल हाइजीन से आपकी बॉडी पूरी तरह से, बॉडी जैसे नहाते समय हैंड वॉशिंग, टूथ, बाल, कपड़े, सब वो पूरी बॉडी से रिलेटेड स्वच्छता को ये पूरी तरह से रिफ़र करता है। तो आपने देख लिया कि WHO के अनुसार हाइजीन रिफर्स टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ठीक, तो एक छोटी सी ये परिभाषा हो गई। और इसके अंतर्गत जो आज टॉपिक है, इसका उद्देश्य है कि आपको यानी कैडेट को पर्सनल हाइजीन यानी निजी व्यक्तिगत स्वच्छता और फूड हाइजीन, ठीक है, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता के बारे में कैडेट को पढ़ाना और समझाना, ये उद्देश्य है इस आज के लेसन का। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में हाइजीन स्वच्छता और दूसरा पार्ट सैनिटेशन, अपने पर्यावरण आसपास परिवेश की साफ़ सफाई। तो स्वच्छता यानी कि हाइजीन से रिलेटेड स्वच्छता है ये। इसमें आपने देखा कि यह क्या है? मानव शरीर और उसके परिवेश की स्वच्छता, मानव की शरीर और उसके परिवेश की स्वच्छता, और उसके कुछ नियम हैं जिससे कि व्यक्ति को कोई रोग न हो, मानव को कोई रोग न हो। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य और अच्छी तरह से देखभाल के लिए सफाई के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन प्रथाओं या उन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे रोग को रोकने में व्यक्तिगत स्वच्छता का रखरखाव शामिल होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन प्रक्रियाओं प्रथाओं से संबंधित है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के रखरखाव और प्रसार में सहायता करते हैं। जैसे हाथ धोने और ब्रश करने वाले दांत जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों में बैक्टीरिया वायरस की बीमारी का खतरा कम रहता है या नहीं रहता। यहाँ पर ट्रांसलेशन जो किया है, जिसने भी ट्रांसलेशन किया है, बहुत ही घटिया टाइप का ट्रांसलेशन किया है, लेकिन इस बुक से मुझे पढ़ाना मेरी मजबूरी है। इसमें सीधे सीधे हाथ धोने और ब्रश करने, इस वाक्य को आप देख सकते हैं। इस वाक्य को आप ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ से हाथ धोने और ब्रश करने जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें बैक्टीरिया और वायरस की बीमारी, ठीक है, ये बीमारी का खतरा रहता है, ठीक इसका उल्टा ट्रांसलेट किया है। जबकि होना चाहिए कि हाथ धोने, साफ़ सफाई, दांतों की ब्रश करने जैसे जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, व्यक्तिगत हाइजीन, पर्सनल हाइजीन की आदतों से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोवन हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी का खतरा कम रहता है। खतरा रहता नहीं है, खतरा कम रहता है। तो इस लिखे हुए पॉइंट को मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा। ये साफ़ सफाई से आपको बीमारी का खतरा कम रहता है, सीधी सी बात। मानसिक और शारीरिक लाभ है। व्यक्तिगत स्वच्छता से मानसिक और शारीरिक लाभ होते हैं। अच्छे शरीर की स्वच्छता का अभ्यास करने से आपको अपने बारे में अच्छी गुड फीलिंग होती है। सब मानसिक आपका हेल्थ रहता है, शारीरिक हेल्थ रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको गुड प्रैक्टिस अपने पर्सनल डेली के लाइफ में ये करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया मेंटेन रहे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें कुछ और मामलों में हेल्प करता है। पर्सनल हाइजीन जैसे टू मेंटेन गुड एंड क्लीन फिजिक, अच्छी और स्वच्छ हमारे शरीर को मेंटेन करता है। या और क्या मदद करता है? टू मेंटेन गुड मसल स्ट्रेंथ, हमारी मांसपेशियों की मजबूती, ताकत को अच्छे मेंटेन करता है, अच्छी कंडीशन में मेंटेन रखता है। टू मेंटेन क्लीन माउथ एंड टीथ, मुंह और दांतों को स्वच्छ रखने मेंटेन करता है। टू मेंटेन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, डिजीज़ के इन्फेक्शन को रोकने में यह मदद करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के मुख्य घटक क्या क्या हैं? नंबर 1, नींद, स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह स्लीपिंग का मतलब होता है कि ये पीरियडिकली रेस्ट, ठीक है, पीरियडिकली रेस्ट। आप 24 घंटे में रात में सोए, सभी लोग सोते हैं, तो एक पीरियडिकली रेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि नींद शरीर और मन दोनों के सामयिक एक तरह से आराम है, रेस्ट प्रक्रिया है। यह एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। नींद की अवधि लगभग उम्र के साथ साथ अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज जो स्लीपिंग पीरियड है, नींद की औसत आवश्यकता दिन में लगभग 24 घंटे में 7 से 8 घंटे। दूसरा है इसका घटक, अच्छे स्वास्थ्य के लिए त्वचा को साफ और स्वस्थ हालत में स्नान करना आवश्यक है। अपने शरीर को नियमित रूप से धो लें, ठीक है। आपका शरीर लगातार त्वचा को बहा रहे, इस त्वचा से आने की ज़रूरत है, अन्यथा यह केक और बीमारियों का कारण होगा। कहने का मतलब है कि इसमें कुछ गलत ट्रांसलेशन हो गया है, जिसके कारण से कुछ कठिनाई हो रही है। इसमें जो अगर
जो त्वचा की स्नान करने के तरीके से, स्नान करने का मतलब कीपिंग द स्किन क्लीन एंड हेल्दी कंडीशन, ठीक है, ये इसेंशियल होता है फॉर गुड हेल्थ। और नहाने से क्या होता है, ए बाथ विथ ए माइल्ड सॉप, एक साबुन के साथ में नहाना, और ठंडी के समय में गर्म पानी से और गर्मी में कूल वाटर से नहाना आरामदायक होता है, शरीर के लिए लाभदायक होता है। जब नहा रहे हों तो शरीर के सभी पार्ट्स, सभी भाग को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करना चाहिए, इंक्लूडिंग फोल्ड्स ऑफ स्किन, स्किन के फोल्ड, और उसको अच्छी तरह से साफ़ करना रखना चाहिए। नहाने के बाद शरीर को पूरी तरह से सुखाना चाहिए टॉवल वगैरह से, ठीक है। और विशेष करके जो फोल्ड्स हैं, शरीर के जो फोल्ड्स हैं वहाँ पर विशेष रूप से सूखना चाहिए टॉवल से, क्योंकि उसके अगर मॉइस्चर रह जाता है तो उससे बहुत सारे फंगल डिजीज़ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये नहाने के तरीके हैं, और नहाने के बाद ये कुछ सावधानियां हैं व्यक्तिगत शारीरिक सफाई के लिए। दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें, खाना खाने के बाद रात में और सुबह। ब्रशिंग मुंह में बैक्टीरिया के संचय को कम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो कलेक्ट होते हैं उसे वो इकट्ठा नहीं हो पाते, जिससे दांत का क्षय और गम रोग कम हो जाते हैं, ठीक है। हो सकते हैं नहीं बल्कि कम हो जाते हैं, यहाँ पर भी गलत ये ट्रांसलेशन है, जिससे दांत का क्षय और गम रोग हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया मुंह को साफ़ करेंगे, ब्रश करेंगे, तो ये रोग होगा नहीं बल्कि रोग कम होगा या रोग नहीं होगा, तो गलत ट्रांसलेशन फिर यहाँ पे। अगला फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए आप लोग, उसको नोट करिए। अंगुली और पैर की अंगुली के नाखून को छूने और अच्छे आकार में रखने से नाखूनों, संक्रमित नाखूनों से बचा जाता है। इस तरह जैसे समस्याओं को रोका जा सकता है, यानी कि आप नाखून वगैरह को काटना चाहिए, हेयर वगैरह को साफ़ सफाई काटना चाहिए। और विशेष रूप से इससे जो है कि बहुत सारे बीमारियां, नाखून बड़े हैं तो बीमारियां बहुत ज़्यादा। पर्सनल हाइजीन का एक पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रश टीथ लिस्ट ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना, रात में खाने के बाद और सुबह मॉर्निंग में, हाँ, सोबर डेली। पर्सनल हाइजीन के डिफरेंट के यूज डिओड्रेंट, ठीक है, ये टीथ की यूज डिओड्रेंट, ठीक है। और शेव डेली, वॉश हेयर रेगुलरली, बाल को डेली धुलना है। इसके अलावा आपको वॉश हैंड्स रेगुलरली। ये पर्सनल हाइजीन के कुछ प्रैक्टिसेस हैं, सोवर डेली, ठीक है, नहाते समय। कुछ ऐसे हाइजीन मिस्टेक्स यू नीड स्टॉप मेकिंग, कुछ ऐसे हाइजीन के मिस्टेक है, पर्सनल हाइजीन मिस्टेक, जो कि आपको अगर आप कर रहे हैं तो उसको तुरंत रोक दीजिए। जैसे ये देखिए, इस फिगर को देखिए, कफिंग या स्नीजिंग, कफ करना, खांसी करना या छींक आने पर आप खुले में नॉट कवर, मतलब आप नॉट कवरिंग योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, यदि आप खांसते और छींकते समय अपने मुंह को कवर नहीं करते हैं तो ये गलत आदत है, इसको रोक दीजिए, ठीक है। इम्प्रॉपरली डिस्पोजिंग फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स, फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स जो हैं इम्प्रॉपरली अगर डिस्पोज कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं है तो ये भी गलत तरीका है। नॉट क्लीनिंग कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड, जैसे कि ये रिमोट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट जो हैं उसको बराबर से क्लीनिंग नहीं हो रहा है, इसको भी रोक दीजिए। एक्सेसिव बाथिंग एंड हैंड वॉशिंग, ये चीज़ें, एक्सेसिव बाथिंग, बहुत ही ज़्यादा नहाना या बहुत ज़्यादा बार बार हैंड वॉश करना भी ये गलत तरीका है, इसको भी आप रोक दीजिए यदि ऐसा कर रहे हैं। एवॉइडिंग पोस्ट जर्म शॉवरिंग, ठीक है, नॉट फ्लशिंग योर फेस, ये सब, नॉट वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग वॉशरूम्स, एक्सप्लॉइटिंग योर स्किन टू ऑफन, बहुत बार बार जो है कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं स्किन को, ये सब गलत तरीके हैं, इसको रोक देना चाहिए। अगला क्या है, खाद्य स्वच्छता, उत्पादन और खपत से भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हालत और उपाय हैं। कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, परिवहन और तैयारी के दौरान खाद्य किसी भी बिंदु पर दूषित हो सकते हैं, ठीक है, कटाई से लेकर के भंडारण तक या पहुंचाने तक कहीं भी वो दूषित हो सकते हैं। तब पर्याप्त खाद्य स्वच्छता का अभाव भोजन से उत्पन्न रोगों, उपभोक्ता की मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये सब फूड हाइजीन से रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग फूड हाइजीन, प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इंक्लूडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, पॉइजन एंड अदर फॉरेन बॉडीज़, ठीक। ऐसे रिस्क जो कंटामिनेशन है जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया है, पॉइजन है और भी बाहरी, जो कि हमारे शरीर से बाहरी कोई चीज़ है जिससे कि हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा रखना।
preventing any bacteria present multiplying to an extent which would result in the illness of consumers or early spoilage of the food। ऐसे बैक्टीरिया को प्रिवेंट करना, रोकना है, जो कि बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई अपने क्षमता को, अपने संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे कि कंज्यूमर जो है बीमार हो सकता है, या भोजन बड़ी जल्दी स्पॉइलेज कर जाए, सड़ने लगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को भी रोकना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग एनी हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड बाय थ्रोविंग, कुकिंग और प्रोसेसिंग। अगर फूड में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको कुक के माध्यम से, कुक करके प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको नष्ट करना चाहिए। डिस्कार्डिंग अनफिट और कंटामिनेटेड फूड। कोई अगर प्रदूषित है, संक्रमित भोजन है या फिट नहीं है खाने के, तो उसको भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सुरक्षित भोजन के लिए 5 विधियाँ, 5 कुंजियाँ नीचे दी गई हैं, देखिए याद रखिए। पहला क्या है, साफ़ रखें, भोजन को साफ़ रखना चाहिए, स्वच्छ। अलग कच्चे और पका हुआ आइटम, जो कच्चे आइटम हैं अलग और पका हुआ आइटम अलग अलग, अच्छी तरह से कुक पका हुआ हो। सुरक्षित तापमान पर खाना रखें। सुरक्षित पानी और कच्चे माल का उपयोग करें। ठीक, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। खाद्य स्वच्छता के महत्वपूर्ण घटक। खाद्य संक्रमण का एक संभावित स्रोत है और निर्माता से उपभोक्ता को अपने यात्रा के दौरान किसी भी बिंदु पर सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। उत्पादन से निपटने, वितरण और सेवा करने के लिए भोजन के प्रदूषण को रोकना पड़ता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं। खाद्य स्वच्छता के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं, जैसे दूध स्वच्छता, मिल्क हाइजीन। ये मिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है संक्रमण होने का। दूध कई रोग जीवों के लिए कुशल वाहन है, बैक्टीरिया के लिए विशेष करके, वायरस के लिए भी। दूध के संदूषण, दूध के इन्फेक्शन या दूध के संक्रमण से संक्रमित जानवर, मानव हैंडलर जो उसको कैरी करते हैं, या पर्यावरणीय कारकों के माध्यम से हो सकता है। स्वच्छ और सुरक्षित दूध प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कौन कौन? नंबर 1, पशु और उसके आसपास स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। दुग्ध से पहले जानवर को ठीक से धोया जाना चाहिए। दूध प्रहस्तक का मतलब दूध दूहने वाला, दूध गाय भैंस से दूध जो हाथों से निकालते हैं उसे दूध प्रहस्तक। किसी भी संचारी रोग से मुक्त होना चाहिए। वो किसी भी बीमारी, संक्रमित बीमारी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, यानी संचारी रोग, इन्फेक्शन जो फैलता है, एक तरह से छुआछूत की बीमारी से वो मुक्त होना चाहिए। दूध के बर्तनों को साफ़ किया जाना चाहिए, उन्हें साफ़ करना और रखा जाना चाहिए। ठीक, पानी की आपूर्ति सुरक्षित होना चाहिए। प्रस्तुरीकरण, ये प्रस्तुरीकरण नहीं, पाश्चुराइजेशन है। पाश्चुराइजेशन का मतलब होता है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जैसे प्रोटोजोवन हैं, बैक्टीरियल स्पोर हैं, इन सब को नष्ट करने के लिए, डीके करने के लिए या रिमूवल करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जो कि तापमान यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि 130 डिग्री सेंटीग्रेड और समय 1 से 2 सेकेंड, जबकि ये लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको किया जा सकता है। 15 से 20 मिनट के लिए अगर आप इसको बॉइल्ड कर दें तो पाश्चुराइजेशन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, पाश्चुराइजेशन में सब कुछ किल हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं होता है, ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट पाश्चुराइजेशन में बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं होता, बाकी सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, लिविंग फार्म किल हो जाएंगे लेकिन स्पोर नहीं। हाँ, जब सेकेंड टाइम आप पाश्चुराइजेशन करेंगे तो जो स्पोर जर्मिनेट करते रहेंगे, फिर वो जर्मिनेटिंग स्पोर वो किल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। जबकि स्टेरिलाइजेशन इससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टेरिलाइजेशन में कुछ भी लाइफ फार्म लिविंग नहीं रहता है, सब कुछ किल्ड हो जाता है। देखिए, ये पोस्टर के माध्यम से ये गाय धोने का स्थान स्वच्छ दिखाया गया है। संपर्क सतह, धोने वाले उपकरण को हर समय साफ रखा जाना चाहिए। ये सब। उसके बाद मीट हाइजीन जो मीट होते हैं, मांसाहारी लोग, उसकी भी स्वच्छता, मीट का भी एक गुण होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मीट आर द नाइदर पिंक नॉर डीप पर्पल। ना तो ये पिंक होगा, गुलाबी होगा, ना तो डीप पर्पल होगा, गहरा बैंगनी। शुड बी फर्म एंड इलास्टिक टू टच। ये छूने में इलास्टिक जैसा, मतलब इलास्टिसिटी जिसमें रबड़ जैसा हो।
should not be excess of fluids which indicates oedema, has an agreeable odor, reaction should be acidic, और न तो स्लाइमी हो, टच करने में छूने में स्लाइमी भी न हो। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इल एनिमल्स आर लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑफेंसी ऑडर फ्रॉम ब्रेथ, ठीक है, हैंगिंग हेड, स्लो मूवमेंट, फेब्रिल, लॉस ऑफ ग्लॉस, ड्राई नॉस्ट्रिल, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस, डल वाटर, ये सब जो है कि बीमार पशुओं के लक्षण हैं। मछली स्वच्छता, फिश हाइजीन, मानव भोग के लिए मछली ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा मछली में गहरे लाल चमकदार होते हैं क्या? गिल, यहाँ पर देखो ये नहीं दिया है। ताज़ा मछली में गहरे लाल चमकदार होते हैं। आँखें और अस्पष्ट प्रमुख हैं। क्या होता है? गलत। ये ट्रांसलेशन ही इतना घटिया किया है कि क्या बताएं। ये नोट कर लीजिए, ताज़ा मछली जो होगा उसके जो गिल्स होते हैं, गिल्स समझते हैं ना, गलफड़े, मतलब आप जो आँख के पीछे दोनों साइड में अगर आप अंगुली से ऐसे टच करिए तो लाल रंग के वो बुक की तरह से कई 7-8 फ्लिप टाइप के होते हैं, वो लाल ब्लड कलर के से एकदम चमकते रहते हैं, तो वो ताज़ा मछली है। आँखें प्रोमिनेंट हो, स्पष्ट हो और प्रमुख हो। दूषित मछली की खपत से मछली का जहर बढ़ जा सकता है, ठीक है। फिर मछली का जहर मतलब मछली जहर नहीं कहते, मतलब उसको फिश पॉइजनिंग कहते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग होता है उसी तरह से फिश पॉइजनिंग, ठीक है। अंडा स्वच्छता, एक मुर्गी के अंडे, चूँकि अधिकांश ताज़े अंडे के अंदर बाँझ होते हैं। यहाँ पर भी देखिए फिर गलत ट्रांसलेशन, चूँकि ताज़े अंडे के अंदर बाँझ होते हैं। बाँझ का मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्टेराइल, ये वर्ड स्टेराइल है, मतलब उस बाँझ स्टेराइल का मतलब बाँझ होता है। बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ है ट्रांसलेट, लेकिन फिर भी यह भाव दूसरा है, ठीक है। भाव का मतलब जैसे कि एक तो फार्मिंग अंडे जो मुर्गी फार्मिंग में होते हैं वहाँ पर जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो बाँझ होते हैं, उसमें से बच्चे नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो बाँझ नहीं होते हैं, उससे वो फर्टाइल होता है, उससे बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, चूजे बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चूँकि अधिकांश ताज़े अंडे सभी के लिए, चाहे फर्टिलाइज्ड हो चाहे अनफर्टिलाइज्ड, सबके लिए क्या कह दिया है? ये बाँझ कह दिया है, जबकि बाँझ सभी नहीं होते हैं, केवल फर्टिलाइज्ड एग फर्टाइल होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग ही। अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेराइल का मतलब स्टेरलाइज्ड होता है। स्टेरलाइज्ड मतलब किसी भी तरह के बीमारी उत्पन्न करने वाले पैथोजेंस, रोगाणु उसमें नहीं होते, रोगाणु मुक्त होते हैं, पैथोजन विहीन होते हैं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया, फंगस ये सब नहीं होते, पूरी तरह से स्टेरलाइज होता है। यहाँ पर ये उसका भाव है। अंडे के कस्तूरे मुर्गियों के बुखार से दूषित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मुर्गे के बुखार से दूषित हो जाते हैं, ये भी गलत है। बुखार नहीं होता है, ये होता है जो मुर्गियों के जो सेल होते हैं, अंडे के जो सेल मतलब बाहरी सफ़ेदी जो होती है, जिसको आप बॉयल करने के बाद उसको फोड़ करके निकालते हैं, छिलते हैं, उसका सेल, वह जो होता है मुर्गी के फीकल मैटर से, फीकल मैटर जो मुर्गी के जो मल होते हैं, मल से वो प्रदूषित हो सकते हैं, ठीक है। मुर्गियों के मल से उसके अंडे ऊपर का जो बाहरी कवच होता है, सफ़ेदी, वो प्रदूषित हो सकते हैं, क्योंकि उस मुर्गी के मल में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल कुछ भी अगर है तो उसके अंडे उस संपर्क में आ गए हैं तो वो प्रदूषित हो सकता है। यहाँ पर बुखार नहीं है, गलत ट्रांसलेशन, बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, ये बुखार है ही नहीं है। खाना पकाने से पहले अंडे ठीक से धोया जाना चाहिए, ठीक। अगर वो प्रदूषित हो गए हैं, मुर्गी के मल से अंडे टच में आ गए, प्रदूषित हो गए हैं, तो यदि आप बिना अच्छी तरह से धुले उसको पकाते हैं या हाथ टच करते हैं तो आपका हाथ प्रदूषित हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा और अंडे भी संक्रमित हो जाएंगे। अगला है फलों और सब्जियों की स्वच्छता। फलों और सब्जियां रोगजनक जीवों, प्रोटोजोवन, हेलमेंट्स के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भी बीमारियां उत्पन्न करते हैं, प्रोटोजोवन, बैक्टीरिया, ठीक है, पैथोजन, जिसमें से हेलमिंथ वगैरह का प्रसार जो है सब्जियों के माध्यम से ही होता है। तो खाने से पहले कच्चे खाए गए फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से धुलने के लिए फूड हाइजीन, ये देखिए पोस्टर के माध्यम से ये सब्जी को धुल रहा है। उसके बाद खाने की जगह की स्वच्छता, जिस जगह खाना खाया जाता है उस जगह की भी स्वच्छता आवश्यक है। खाने की जगहों पर गंदी जगहें जो होती हैं, खुली नालियाँ,
पशु, शेड, खाद, सोख गड्ढों व अन्य स्थानों के पास स्थित नहीं होना चाहिए। मतलब ये स्थान जो हैं गंदे होते हैं, इन स्थानों से दूर होना चाहिए जहाँ पर खुली नालियाँ हों, पशु बंधे हों, सोख गड्ढे हों। ठीक है। फर्श को साफ़ करना चाहिए, आसान हो, मतलब ये आसान तरीका है। और अधिमानतः टाइल युक्त होना चाहिए, जो टाइल्स लगे होते हैं उस पर टाइल्स युक्त होनी चाहिए। भोजन के भंडारण के लिए अच्छी तरह हवादार ठीक रूम होना चाहिए। कीट और चूहा को प्रूफ होना चाहिए, चूहे न उसमें जा सकें ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए। और पर्याप्त प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ भंडारण होता है। इसके अलावा विनाशकारी और गैर नाश योग्य वस्तुओं को अलग करके रखा जाना चाहिए। विनाशकारी का मतलब, विनाश मतलब जो नुकसान नहीं, मतलब जो भोज्य पदार्थ जल्दी सड़ने वाले हैं, सड़ करके ख़त्म होने वाले हैं, उनको अलग कर दीजिए। जो ज़्यादा दिन तक रखने वाले हैं उनको अलग रखिए। तो जल्दी ख़राब होने वाले पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को एक तरफ रखिए, और कुछ दिन तक टिकने वाले टिकाऊ भोज्य पदार्थों को एक साइड में। ठीक है। फर्नीचर को मजबूत और साफ़ करना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। कचरे को कवर डिब्बे में एकत्र किया जाना चाहिए और नियमित रूप से हटा दिया जाना चाहिए, ये आप समझ ही रहे हैं। जल आपूर्ति स्वतंत्र, पर्याप्त और सुरक्षित होना चाहिए। बर्तनों की सफाई के लिए उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। खाद्य हैंडलर की स्वच्छता, जो भोजन को हैंडल करता है, ले जाता है, बनाता है, एक दूसरे तक पहुंचाता है, उसकी जो परोसता है भोजन को, उसके लिए क्या, रोजगार के समय भोजन संचालकों की पूरी मेडिकल जांच करनी चाहिए। जब ये भोजन ऐसे लोग लगते हैं, भोजन को भोजन को एक दूसरे को ले जाने वाले, पहुंचाने वाले, उनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए कि कहीं वो किसी संक्रमित बीमारी से तो नहीं ग्रसित हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। खाद्य प्रहस्तकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के पहलुओं पर नियमित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक। उन्हें खाना पकाने के दौरान खांसी और छींकने के दौरान हाथ धोने, नाखूनों को ढकना, बाल को कवर करना, चोंगा पहनना और मुंह को कवर करने के बारे में याद दिलाया जाना चाहिए। ये ज़रूरी है सब। ठीक है। ये भिन्न भिन्न देखो पोस्टर के माध्यम से पर्सनल हाइजीन क्या क्या आवश्यक हैं, और व्हेन टू वॉश योर हैंड, कब कब हाथ को धोना चाहिए। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास है। अब दूसरा टॉपिक है सफाई, मतलब सैनिटेशन। ये क्या है? ये सैनिटेशन, सैनिटेशन। ठीक है। सैनिटेशन का मतलब, आप सैनिटेशन को पहले मतलब समझ लीजिए। सैनिटेशन क्या है? ये भी इसका मतलब स्वच्छता है, साफ़ सफाई, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। कहने का मतलब ये सैनिटेशन रिफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सीवेज। प्रिवेंटिंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ फीसेज इज ए पार्ट ऑफ सैनिटेशन। ठीक है। एज इज हैंड वॉशिंग विथ सॉप। तो मानव के मल को हाथ से संपर्क में आने से रोकना एक क्या है, ये सैनिटेशन का हिस्सा है, क्योंकि उसको साबुन से धोया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे सराउंडिंग्स, जहाँ अभी तक आपने हाइजीन पढ़ा, हाइजीन मतलब पर्सनल खाद्य पदार्थ जो हम अपने शारीरिक संबंधी, चाहे वो भोजन कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, या हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दांतों की सफाई, बाल की सफाई, कपड़े जो पहन रहे हैं वो भी स्वच्छ धुले होने चाहिए। ये पर्सनल हाइजीन में सब आ जाता है, डेली रूटीन, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। सैनिटेशन का मतलब होता है यहाँ पर अपने आसपास जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वह परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। पता चला कि आप एकदम नीट एंड क्लीन, ब्रश करना, स्नान करना, कपड़े स्वच्छ पहनना, सब कुछ कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन, लेकिन आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस घर में रहे वहाँ गंदगी चारों तरफ सड़ रहा है, कुछ बदबू कर रहा है, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का पूरा घर बना हुआ है, तो ये पूरी तरह से हाइजीन एंड सैनिटेशन की प्रक्रिया नहीं। जब तक आपका परिवेश स्वच्छ नहीं होगा, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन नहीं होगा, तब तक आप बीमारियों से बच नहीं सकते हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सैनिटेशन, आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर सैनिटेशन का मतलब सैनिटाइजेशन ही समझ लिए। आजकल देख रहे हैं कोविड-19 वायरस के लिए समय समय पर सैनिटाइजेशन के प्रचार प्रसार आप देखते ही हैं। सैनिटाइज़र आप समय समय पर आप यूज करते हैं, अल्कोहल सैनिटाइज़र है, हाथों में लगाते हैं, तो ये जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। वैसे सैनिटाइज़र जो अल्कोहल यूज करते हैं वो वायरस को किल तो नहीं करता है, लेकिन अब गाइडलाइंस है सरकार की, तो उसको आपको यूज करना है। आप दावे भी नहीं कर सकते, दावा तो कर, साइंटिफिकली तो दावा कर सकते हैं कि ये वायरस को किल नहीं करता है, लेकिन गाइडलाइन के तहत आपको यूज करना है।
तो सैनिटेशन मतलब सैनिटाइजेशन ऐसे समझिए आप, जो आजकल सैनिटाइजेशन इतना पॉपुलर वर्ड हो गया है कि सब लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इसकी परिभाषा हिंदी में क्या है? स्वच्छता का अर्थ है रहने वाले क्षेत्र और उसके परिवेश को साफ और स्वच्छ रखना। इसमें अपशिष्ट उत्पादों को हटाना और मना करना शामिल है। इसको हमने आपको समझा दिया। अपशिष्ट उत्पाद कचरा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं? कुछ प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद हैं। मानव मस्तिष्क, मल और मूत्र। मानव मल और मूत्र, मानव मस्तिष्क कह दिया, गलत है। मानव मल और मूत्र, स्थिर कूड़े, घोड़ों और गाय के गोबर, सूखे से बना कचरा, घरेलू, नगरपालिका, औद्योगिक और कृषि के सब जो कचरे निकलते हैं। तरल कचरे, घर का गड्ढा, नगरपालिका, औद्योगिक प्रवाह, घरों से, नालियों से जो निकलने वाले कचरे, सीवेज होते हैं वो सब। अप्रिय व्यापार, जो मार्केट में देख रहे हैं, बाज़ारों में जो कचरे निकलते हैं, सड़े गले सब्जियां, फल फूल, ये सब, वो भी ये सब कचरे हैं। मरे हुए जानवर, शव और जो कत्ल जानवरों के मतलब जो स्लॉटर हैं, जहाँ पर मांस काटे जाते हैं जानवरों के, स्लॉटर हाउस, वहाँ से जो ब्लड रिलेटेड और टिश्यू बहते हैं, वो सब भी ये कचरे होते हैं। कचरों के स्रोत स्थान, स्ट्रीट से, स्ट्रीट मतलब रोड से, सड़कों से। सड़क सफाई सेवा द्वारा इकट्ठा किए जाने से मना करना, सड़क को मना करने के लिए कहा जाता है इस तरह पर। ये क्या ट्रांसलेशन किया, बहुत घटिया ट्रांसलेशन है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो स्ट्रीट से, रोड से जो कचरे निकलते हैं वो मतलब बहुत सारे सड़कें, रोड भी कचरे के स्रोत होते हैं, ठीक है। उसमें पेपर होते हैं और पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां वगैरह, घासें वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो ये सब सड़कों पर, ये सड़कों के ये स्रोत हैं कचरे। बाज़ार से रिफ्यूजी जो होते हैं वो कचरे बाज़ार से एकत्रित करने से इनकार कर दिया जाता है। क्या ट्रांसलेशन किया है? इन्हें बाज़ार से एकत्रित किया जाता है, इनकार नहीं किया जाता है। जिससे ख़राब सब्जी और जानवरों के मामले, ये सब बाज़ारों में मिलते हैं। बहुत ही घटिया ट्रांसलेशन है ये। बाज़ार से मना कर दिया जाता है एकत्रित करने से, क्या ट्रांसलेशन किया है? इतना घटिया कौन ट्रांसलेट किया है? स्थिर लिटर, इसमें मुख्य रूप से पशु छोड़ने और पशु फीड पर छोड़ दिया गया। जो पशु जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजी होते हैं, वो मेनली एनिमल ड्रॉपिंग लेफ्ट ओवर द एनिमल फीड्स, जो खाना पशु भोजन करते हैं, बहुत सारे कुछ छोड़ देते हैं वो सब। औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल कचरे में औद्योगिक कचरे से लेकर विभिन्न प्रकार के कचरे का समावेश होता है। इसमें बहुत सारे होते हैं। इंडस्ट्री से बहुत सारे नालियाँ द्वारा गंदे पानी निकलते हैं, धुआं वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, बहुत सारे कचरे होते हैं। घरेलू कचरा, घरों में बहुत सारे कचरे निकलते हैं, राख कचरा, सब्जी वगैरह सब, साफ़ सफाई के, ये सब शामिल है इसमें। अपशिष्ट उत्पादों का निपटान, कचरा का कैसे निपटान किया जाए, कैसे डिस्पोजल किया जाए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिफ्यूजी, हाउस होल्ड रिफ्यूजी। यहाँ इनकार करना का मतलब, इनकार गलत, क्या कहा जाए, कितना घटिया ट्रांसलेट किया है। हाउस से इनकार करना क्या है? हाउस होल्ड रिफ्यूजी है ये। हाउस से इनकार करने का मतलब नहीं, हाउस होल्ड रिफ्यूजी का मतलब ये जो घरों में जो कचरे निकलते हैं, कचरा प्रोडक्ट, वो उसके लिए है। छत के जस्ती लोहा बिन घर से सुविधाजनक दूरी पर रख देना चाहिए। एक ईंट सीमेंट प्लेटफॉर्म पर लगाया जाना चाहिए ऐसे डस्टबिन को। इन्हें डंपिंग हाउस होल्ड कच के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कचरे को फिर से कवर करके रखना चाहिए या नगर पालिका वैन में इकट्ठा किया जाता है ताकि हवा बाहर से निकलने से रोका दिया जा सके। विशेष कचरा या अस्तबल जहाँ घोड़े वगैरह पशु बांधे जाते हैं वहाँ पर ये सब मिलते हैं कचरे। गोदामों से इसे कार्ट में एकत्र किया जाता है और अक्सर अंतराल पर भवन में मतलब इसको इकट्ठा किया जाता है। सड़क से कचरा, स्ट्रीट रिफ्यूजी, आच्छादित कूड़ेदानों को सड़क के किनारे उपयुक्त अंतराल पर रखा जाता है, जो डस्टबिन होते हैं, और उसमें सभी को कचरा उसमें डालना चाहिए। फिर इसे कवर वैन में सुबह में एकत्र किया जाता है, ले जाके वहाँ कहीं डिस्पोज कर देते हैं। कचरे का निपटान, कचरे के निपटान में कई तरीके हैं। कचरे के डिस्पोजल कई तरीके, फिलिंग जो भरना गड्ढे में, इस पद्धति में आम तौर पर गड्ढों और गंदे टैंकों को भरने का कम जमीन को पुनः प्राप्त करने में किया जाता है। चयनित क्षेत्र किसी भी आवास से कम 100 से 125 जो आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ पर इसको भरा जाता है गड्ढों को, वह 100 से 150 फीट दूर होना चाहिए। और 72 घंटों से अधिक के लिए कोई कचरा मतलब खुला नहीं होना चाहिए, वो ढक दिया जाना चाहिए। नियंत्रित टिपिंग,
कंट्रोल टिपिंग, यह क्या है? ये भी एक तरह से लैंड फिलिंग, जहाँ पर खाली जगह होते हैं वहाँ पर लैंड फिल उपयुक्त भूमि उपलब्ध पर कचरा निपटान का सबसे संतोषजनक तरीका है। नियंत्रित टिपिंग या सैनिटरी लैंड फिल, रसायन, जीवाणु, भौतिक शुल्क मना नहीं किया जाता है। मतलब है कि इसमें केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड फिजिकल चार्जेस अकर इन द बरीड, इस जो जहाँ बरीड किया जाता है इन कचरों को, वहाँ पर केमिकल चार्जेस होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल होता है, फिजिकल चार्जेस, ये सब बहुत सारे होते हैं ताकि उसका डिस्पोजल हो सके। भस्मीकरण का मतलब होता है इंसिनरेशन, मतलब अस्पताल से इंकार जो विशेष रूप से खतरनाक है उनको बस जला करके उसको नष्ट किया जाता है। खाद्य, यह कचरा रात मिट्टी का कीचड़ से निपटान की एक विधि है। खाद्य की खाई, कचरा, मवेशी गोबर, पुआल, पत्तियाँ जो होते हैं, पत्तियाँ गड्ढों को फेंक दी जाती है, धरती से ढकी रहती हैं और प्रत्येक दिन डंपिंग के बाद दफन करना, यह विधि छोटे सीवरों के लिए उपयुक्त है। एक खाई 1 से 5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरी खुदी होती है। जब खाई में अस्तर ज़मीन 40 सेंटीमीटर भरने से रह जाती है, सतह से 40 सेंटीमीटर भरने से रह जाता है, तब उसे हम ढक देते हैं, पृथ्वी से उसको पूरी तरह से बराबर कर देते हैं। छटाई, सॉर्टिंग, इस पद्धति में आसान निपटान के लिए 3 अलग अलग हिस्सों में भंडारण किया जाता है। कौन कौन से हैं? ब्रिज, ईंट बनाने के लिए सिंडर्स और कोयले टुकड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसमें कुछ चीज़ें, छटाई में कुछ चीज़ें जो उपयोग वाली हैं उसको अलग कर ली जाती है। जैसे ब्रिज, ईंट बनाने के लिए सिंडर्स, कोयले के टुकड़ों को अलग कर लेते हैं। सॉफ्ट कोर, अगर कोई कचरा है तो पशु और वनस्पति कार्बनिक पदार्थ जिसका उपयोग किया जाता है खाद्य के रूप में। हार्ड कोर, टूटी हुई बोतलें और क्रॉकरी का उपयोग सड़कों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मानव अपशिष्ट का निपटान, मतलब मानव अपशिष्ट, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, विभिन्न संचरित रोगों की रोकथाम और मिट्टी, पानी का भोजन, मक्खियों के माध्यम से प्रदूषण को रोकने के लिए मानवीय रात की मिट्टी, मस्तिष्क बहुत ही घटिया हुआ है। मैं इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ दे रहा हूँ। विशेष रूप से ये प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन नाइट सॉयल, ठीक है, ह्यूमन नाइट सॉयल, स्क्रीटा, जो रात में जो लोग फीकल मैटर अपना बाहर निकालते हैं, त्याग करते हैं, स्क्रीटा आर वेरी इसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज एंड आल्सो टू प्रिवेंट पोल्यूशन, कंटामिनेशन ऑफ सॉयल, वाटर और फूड। Various methods are available for disposal of human waste excreta as per the type of area. Area with proper sewage system, sewered area. The area without proper sewage system, unsewered area कहलाता है। तो सीवर क्षेत्र अभी बता दिया किस तरह से होते हैं। मूल मूत्र के, जो मानव के मल मूत्र के निपटान के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जैसे उचित सीवेज प्रणाली में बहा दिया जाता है, सीवर नाली में, सीवेज वाले वाटर में, या कुछ समुचित सीवेज सिस्टम होते हैं, अनियंत्रित होते हैं उनमें। तो सीवर क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले शौचालय मुख्य रूप से फ्लश लैट्रिन्स हैं। इसका अर्थ है कि रात की मिट्टी को दूर करने के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। यह सरल और स्वच्छ है। अनुपयुक्त क्षेत्रों, ऐसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के शौचालय हैं। घरेलू शौचालय, ये उन शौचालय हैं जो सीवेज सिस्टम नहीं होने वाले क्षेत्रों में घरों के उपयोग किया जाता है। निम्न प्रकार है, जैसे बोरहोल लैट्रिन, शौचालय में एक परिपेत में 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास का होता है, जिसमें खड़ी ज़मीन से 4 से 8 मीटर गहराई तक खिसकाया जाता है। ढीले रतीले मिट्टी में बाँस चटाई एक चारों तरफ से लगा दी जाती है। मिट्टी के बर्तन अस्तर से साथ खड़ा रहता है। खैर लैट्रिन, ठीक है, मतलब डग वेल लैट्रिन, एक सर्कुलर पिट के बारे में 75 सेंटीमीटर व्यास और 3 से 5 सेंटीमीटर गहरी भूमि मिट्टी के स्वागत के लिए ज़मीन में खोद ली जाती है। रेतीली मिट्टी में गड्ढे की गहराई 1.5 से 2 मीटर तक कम हो सकती है। जल सील लैट्रिन, ठीक है, वाटर सील लैट्रिन, जल सील मतलब वाटर सील, पानी की सील को महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण है ये, यह मक्खियों तक पहुँच को रोकता है। यह गंध, जो गंदा गंध होता है उससे बचने से रोकता है। पानी सील जो लैट्रिन है शौचालय कई डिज़ाइनों में RCA प्रकार के रूप से अपनाया जाता है। कैंप्स लैट्रिन, जो कैंप बनते हैं NCC कैंप वगैरह, वो भी कई प्रकार के हैं, देख लीजिए। डीप ट्रेंच लैट्रिन, डीप मतलब यहाँ पर डीप मतलब ये भी देखो गलत लिखे, डीप मतलब दिया नहीं होता, डीप मतलब डीप, गहरा, डीप मतलब डीप, गहरा। डीप ट्रेंच शौचालय, यह एक गड्ढे 3 फीट चौड़ा, कम से कम 8 फीट गहरा और आवश्यकता के लिए उपयुक्त लंबाई का निर्माण किया जाता है और लकड़ी के सीटों को उचित विभाजन और पर्दे के साथ रखा जाता है। मिट्टी, रेत बैग, बांस या तार जाल के साथ पक्षों के पीछे हटने की आवश्यकता हो सकती है। शिविर के छुट्टी पर इन्हें मिटाने से भंग करने में मदद और मक्खियों के प्रजनन को रोकना होता है। उथला खाई शौचालय, मतलब कि वाटर सी लैट्रिन के बाद उथला शैलो ट्रेंच लैट्रिन,
उथला क्षय मतलब सैलो छिछला होता है जो 1 सप्ताह से कम अगर कम लग रहा है, अगर ऐसा कैंप जो 1 सप्ताह से कम ही समय के लिए कुछ दिनों के लिए लग रहा है, तब इस लैट्रिन का निर्माण किया जाता है, यूज किया जाता है। ऐसे शिविरों के लिए समानांतर में खाई की एक पंक्ति खोदकर प्रत्येक में 3 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा होता है। प्रत्येक खाई 2 फीट अलग अलग होती है। अनुपात पहले 100 उपयोगिताओं के लिए 5 खाई और प्रत्येक बाद के 100 के लिए 3। शौच के बाद मलमूत्र ढीली धरती से एक फावड़ा या स्कूप के साथ कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। ये खाई 24 घंटे के बाद भर जाती है और नए फिर खोले जाते हैं। ठीक है, ये टेम्प्रोरी होता है। मूत्रालय शिविरों के लिए कैंप्स, एनसीसी कैंप शिविर के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम मूत्रालय एक फनल यूरिटेनेरिया होती हैं, जो एक सामान्य साबुन गड्ढे द्वारा पर बनाए जाते हैं। ठीक, सॉकेज पिट्स, ये तरल से निपटने के लिए उथल पुथल, ये तरल से निपटने के लिए ज़रूरी है कि जैसे रसोई घर से चिकना पानी और बाथरूम से अपशिष्ट जल गड्ढे 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट गहरे खोद छोटे पत्थर और टूटी हुई ईंटों के साथ उसमें भरे तेल से भर दीजिए और साथ शीर्ष कवर और पृथ्वी का रेत 6 इंच ऊपर डाल दो। केंद्र में केरोसिन तेल का एक छिद्रित खाली टिन रखें। बजरी या रेत और बजरी की परतों के साथ इस टिन को भरें। इस फिट में हर रोज़ स्टेनर को हटा दें और ताज़ा एक के साथ बदलें। तो ये जो सॉकेज पिट बनाया जाता है ताकि जल वगैरह जो रसोई वगैरह जाता है वो बाहर फैले ना पाए, वो गड्ढे में जा कर के वो सोख ले पानी को। कचरा का निपटान, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज या डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कहिए। रसोई कचरा, हड्डियाँ आदि की तरह ठोस कचरे का निपटारा दफन जलने से किया जाना चाहिए। घरेलू कचरे को एक कवर डस्टबिन में बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसका यही तरीका है। और नगर पालिका की गाड़ियाँ वगैरह आती है जिसको फिर उठा के ले जाती हैं। मल जल का निपटान, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ सीवेज यहाँ पर होगा। सीवेज के उचित निपटान और उपचार आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको करना ज़रूरी है। ये सीवेज के निपटान हेतु उपचार निपटान शामिल हैं, जैसे मल जल का उपचार, यानी कि ये भी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। उपचार मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज क्या है? सीवेज का उपचार एनारोबिक, जो कि बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया, एनारोबिक द्वारा बिना ऑक्सीजन के, और एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जीवित रहते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और बिना ऑक्सीजन के जो जीवित रहते हैं वो एनारोबिक होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा मल जल का उपचार किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज ऑफ ट्रीटमेंट। इस प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग का मतलब छटाई। मैं आपको स्क्रीनिंग वाला मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा लास्ट में है, अभी कई पेज है ये। तो स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा टैंक होता है, उस टैंक के थोड़ा सा कुछ ऊंचाई पर एक पाइप द्वारा निकलता है, सीवेज पानी उसमें आता है। जो सॉलिड मैटर्स होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, वो पेंदी में बैठ जाते हैं और बहुत सारे कुछ उथले पुथले जो होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, फिर दूसरे टैंक में जाता है। इस तरह से छट लिया जाता है कि बड़े हैवी पदार्थ नीचे हो जाते हैं, हल्के पदार्थ ऊपर। स्क्रीनिंग है। चैम्बरिंग मतलब कई चैम्बरों से होकर गुजारा जाता है। प्राथमिक अवसाधन सेडिमेंटेशन जो होता है वही है कि जैसे सेडिमेंटेशन पेंदी में कोई चीज़ जमना, पेंदी में कड़े सॉलिड पदार्थ का इकट्ठा होना, ये सेडिमेंटेशन होता है। ये कई प्रक्रिया से गुजरता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी, टर्सरी। मैंने फिगर आपको शुरू में दिखाया था, फिर मैं इसको दिखा दूंगा। ट्रिकलिंग फिल्टर को ही बायोलॉजिकल फ़िल्टर कहते हैं, ट्रिकलिंग बायो फिल्टर कहते हैं। ये बायोलॉजिकल बैक्टीरियल, ये पूरी तरह से बैक्टीरिया पर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है ताकि वो कुछ चीज़ें वो कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी चीज़ें डाइजेस्ट कर जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अलग हो जाती हैं और कुछ यूज कर लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी इससे जो कि फ़िल्टर हो जाता है। सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया, ये कीचड़ जो होता है टैंक में नीचे बैठ जाता है, वो फिर बाहर निकाल जाता है। इससे गैसें भी बन सकती हैं, बहुत सारे गैसें, मीथेन गैस का निर्माण होता है। कीचड़ पाचन, कीचड़ यही बाहर निकाल दिया जाता है। फिर विपतन का निपटान का मतलब कि ये होता है कि डिस्पोजल ऑफ फ्लूइड, स्लज डाइजेशन अभी मैं दिखाता हूँ ये फिगर के माध्यम से। ये जो कीचड़ पाचन है जिसको बोलते हैं स्लज डाइजेशन, ये फिगर के माध्यम से पीछे है, मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिगर को देखकर आप समझ जाएंगे कैसे स्लज डाइजेशन होता है। डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट, विपथन निपटान, ये जो विपथन है ये
ये विपथन का निपटान, इसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट। जैसे ये सीवेज वाटर का किसी आवासीय क्षेत्र से या किसी इंडस्ट्री से बाहर निकालना, वो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड गंदे वाटर हो, सीवेज वाटर, उसको बाहर शहर से आवासीय क्षेत्र से बाहर निकालना, किसी तालाब में या किसी नदी में बाहर निकालना इफ्लुएंट होता है। आउटफ्लोइंग ऑफ सीवेज वाटर, इसको ऐसे कह सकते, आउटफ्लोइंग ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर को डिस्प्लूएंट ऑफ इफ्लुएंट कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट, सॉरी। अब फिर मल जल का निपटान, यहाँ पर फिर से डिस्पोजल ऑफ सीवेज बता दिया गया है, तो इसको समझ लें। सीवेज को पानी की गाड़ी प्रणाली द्वारा एकत्र किया जाता है जहाँ पर कोई उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब द सीवेज इज कलेक्टेड बाय द वाटर कैरी सिस्टम एंड वेयर नो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल कैन बी डिस्पोजल ऑफ बाई। जहाँ पर सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर कैसे किया जाता है, उसके लिए 3 विधियाँ। सागर आउट पतन, मतलब सी आउटफॉल, द सीवेज इज ड्रेन्ड इनटू द सी, सीवेज जो है समुद्र में गिरा दिया जाता है। दिस इज़ अप्लीकेबल मोस्टली इन कोस्टल सिटीज़, यह ज़्यादातर ये अप्लीकेबल होता है जो तटीय शहर होते हैं और कस्बे होते हैं वहाँ के लिए। नदी आउट पतन, मतलब रिवर आउटफॉल, बहुत सारे सीवेज होते हैं जो कि नदियों में ड्रेन करा दिए जाते हैं। ड्रेन मतलब वहाँ पर गिरा देना, आउटफ्लो करा देना। दिस इज़ अप्लीकेबल मोस्टली फॉर सिटीज़ टाउन सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर्स एंड कनेक्टेड बाय द ट्रेन्स, या जो नदियों किनारे शहर कस्बे बसे होते हैं और नालियों से वो जुड़े होते हैं नदियों के लिए। भूमि उपचार, लैंड ट्रीटमेंट, यहाँ सीवेज को बाहर निकालने की अनुमति है, निर्धारित जमीन गड्ढे या ज़्यादातर छोटे गांवों पर लागू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को भी मैं आपको फिगर, एक पोस्टर, एक इमेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे इस साल, ये कभी बोर्ड में एग्जाम में भी पूछा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड पर शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑक्सीडेशन पॉन्ड, संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है क्या, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को लैगून पॉन्ड भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए, और इसको वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोलते हैं। लैगून पॉन्ड और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यह छिछला होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा होगा और छिछला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर गहरा ही होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता। डिज़ाइन ये इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से ये इसको डिज़ाइन किया जाता है कि वेस्ट वाटर का इसमें एक तरह से मतलब ट्रीटमेंट होता है, और किसके माध्यम से, सनलाइट, बैक्टीरिया और एल्गी, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में सनलाइट, सूर्य की रोशनी, बैक्टीरिया, एल्गी के माध्यम से या इन तीनों के इंटरेक्शन से वेस्ट वाटर का इसमें ट्रीटमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होता है, सूर्य की रोशनी रहती है, बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, इन सब का इंटरेक्शन जो है कि वाटर, वेस्ट वाटर को, जो गंदा जल है उसको ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि यह ट्रीटमेंट जब हो जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो ये इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट, जो पैथोजन है, रोगाणु हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु रोगाणु हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, बहुत सारे ऐसे हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, हेलमिंथ भी है, ठीक है, जिसमें बोचेरिया बैंक्राफ्टी, जिसमें फील पाँव होता है, हाथी पाँव रोग, एलिफेंटियासिस जिसे कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हेलमिंथ डिजीज़ हैं, तो उन सबको वो रिमूव कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, अच्छी स्वच्छता और सुरक्षित पानी के साथ पर्याप्त स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मौलिक ज़रूरत है, यानी मौलिक है क्या, स्वच्छता, अच्छी स्वच्छता ये ज़रूर है, मूल एक तरह से क्रिया है, प्रक्रिया है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक को आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए। वो बीमार नहीं होंगे तो उनका पैसा दवा में, डॉक्टर के यहाँ खर्च नहीं होगा, शरीर उनका स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छा अपना जॉब, अपना काम कर सकते हैं खेतों में, अपनी नौकरी में। तो इस तरह से ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ये बहुत ही आवश्यक होता है। कई स्वच्छता कार्यक्रमों की योजना बनाई जानी चाहिए और सरकारी निकायों द्वारा उसे निष्पादित किया जाना चाहिए, और कुछ लोगों को स्वच्छता के महत्व के लोगों को समझने और उन्हें सक्रिय सहयोग की आवश्यकता के लिए शिक्षित करने में विफल रहने के कारण सफल होते हैं। शिक्षा कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो एजुकेशन मैटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह केवल स्वच्छता की आवश्यकता की बुनियादी समझ से ही लोगों को उसके क्रियान्वयन के लिए जुटाया जा सकता है। यह तब है जब वे समझते हैं कि अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। हाइजीन एंड सैनिटेशन आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, एक सिक्के के यहाँ दो पहलू हैं। सिक्का जैसे है
हेड एंड टेल, उसी तरह से हाइजीन को हेड मान लो, सैनिटेशन को टेल मान लो। तो सिक्के के ये दो पहलू हैं, हाइजीन एंड सैनिटेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन विच मस्ट बी इंश्योर्ड टुगेदर फॉर बेस्ट रिजल्ट। इसको जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, साथ साथ हाइजीन भी साथ साथ, सैनिटेशन भी साथ साथ, सबसे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। दीज आर सिंपल स्टेप्स विच इफ़ टेकन, ये बहुत साधारण स्टेप्स हैं, तरीके हैं, अगर इसको इस स्टेप को लिया जाता है, किया जाता है प्रक्रिया को रेगुलरली, वो भी रेगुलरली एंड करेक्टली और सही तरीके से, कैन बी बेनिफिशियल फॉर बोथ, तब ये लाभदायक होगा किसके लिए, वो दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और उसके समाज के लिए भी, कम्युनिटी, एज इन्वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड इफर्ट इन देम कैन लीड टू सेविंग ऑफ लाइफ्स। तो उनके जीवन को बचाने में ये बहुत बड़ा लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये आपने इसका निष्कर्ष समझा। अब आप इसको समझिए, फिगर के माध्यम से इसको आप समझाइए। पर्सनल हाइजीन इसको मैंने बताया था, और ये भी उस फिगर में था, ये भी था, और क्या नहीं था। यहाँ पर देखिए ये, हाँ, सब्जी को धुलना चाहिए भोजन बनाते समय। यहाँ पर जहाँ दूध दुहा जाता है, मिल्क हाइजीन, साफ़ सफाई करना चाहिए। What is hygiene? The condition and practices that help to maintain health and prevent spread of disease is called hygiene. ठीक, hygiene meaning, the word hygiene has been derived from Greek word hygienon, which means healthful. However, hygiene is also termed as hygia, which means the goddess of health. In modern word, it means that art of living. तो hygiene क्या है? Art of living, सही है। पर्सनल हाइजीन क्या क्या है ये हमने बताया आपको। पर्सनल हाइजीन की मीनिंग ये भी हमने बता दिया कि पर्सनल हाइजीन मीन्स प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ बॉडी। इट इज़ इसेंशियल टू हैव प्रॉपर हाइजीन। ठीक। क्लीन लाइनेस में क्या क्या है? पर्सनल क्लीन लाइनेस इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड हेल्थ। इट इज़ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट डिजीज, सो वन मस्ट नो हाउ टू कीप हिमसेल्फ क्लीन एंड हेल्दी। इंक्लूड्स क्या क्या होता है? केयर ऑफ टीथ, केयर ऑफ ईयर्स, केयर ऑफ आइज, केयर ऑफ नोज एंड थ्रोट, हैंड्स, नेल्स एंड फिंगर, स्किन, हेयर, क्लॉथ्स एंड फीट। कपड़े, पैर, सब कुछ साफ सफाई आ जाता है। नेल्स एंड फिंगर कटाई होनी चाहिए, नेल शॉर्ट, सो नो डर्ट अक्यूमुलेट। एंड अगर नाखून छोटे हैं तो उसमें डर्ट अंदर से गंदी नहीं होंगे, इसलिए नेल्स शुड नॉट बी बीटन बाई टीथ। दांतों से नाखून को नहीं काटना चाहिए, कुछ लोगों की गलत आदत होती है, उससे उसमें जर्म्स होते हैं तो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। मस्ट क्लीन हैंड बिफोर कुकिंग, खाना बनाने के पहले हाथों को धुलना चाहिए। नेल्स ऑफ टोज मस्ट बी कट स्ट्रेट। ठीक है। केयर ऑफ टीथ, ब्रश टीथ डेली, डेली ब्रश करना चाहिए। डोंट ईट स्वीट एंड स्टिकी फूड बिटवीन मील्स, स्वीट और स्टिकी जो चिपकने वाले होते हैं भोजन को नहीं खाना चाहिए मील्स, भोजन के दौरान। अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट, पान चीविंग टू अवॉइड माउथ कैंसर। ये सब अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, ये सब माउथ कैंसर से बचने के लिए अवॉइड करना चाहिए। कंसल्ट डेंटल सर्जन रेगुलरली, दांत के डॉक्टर से समय समय पर दिखाते रहना चाहिए, चेकअप कराते रहना चाहिए। विथ प्रॉपर पर्सनल केयर वन कैन कीप नेचुरल डेंटल थ्रूआउट लाइफ। हैंड्स भी देख लीजिए, जर्म्स देख ले कितने जर्म्स दिख रहे हैं, तो जर्म्स को इस तरह से हैंड वॉश करके प्रॉपर साफ़ सफाई किया जा सकता है। हैंड वॉशिंग टेक्निक है, देखिए हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको एनसीसी कैंप्स के दौरान या कॉलेजों में बताया गया है। तो ये सब टेक्निक प्रॉपर, कोई स्थान आगे पीछे पीछे से अंगुलियों के बीच में घुमा, ये इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, इसको करना चाहिए। फूड हाइजीन, भोजन बनाने के पहले सब्जियों को धुलना, कुक हाइजीन, ये सब आ जाता है। यहाँ पर देखिए हेल्थ रिस्क क्या क्या है, इस तरह से देखिए ये टॉयलेट के माध्यम से भोज्य पदार्थ क्या क्या इन्फेक्शन फैला रहा है, मक्खियों के द्वारा हाथों से होते हुए यहाँ पर आदमी भोजन कर रहा है, यहाँ तक इन्फेक्शन उसको पहुँच सकता है। ठीक है, सेम चीज़ वही यहाँ भी है, मक्खियाँ, भोजन, इन्फेक्शन कैसे कैसे पशुओं के माध्यम से ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ फैल जाते हैं। स्टॉप सेपरेट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया बाई हैंड वॉशिंग रेगुलरली। तो ये सब तरीके हैं। यहाँ पर देखो स्वास्थ्य, सुरक्षित पानी, सब तरीके दिखाए गए हैं इस पोस्टर के माध्यम से। इसमें देखिए स्टॉप माइक्रोब, यूज गुड हाइजीन, स्नान करना, सब कुछ साफ़ सफाई स्वच्छता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोका जा सकता है जो बीमार करते हैं। 8 तरीके यहाँ पर देखिए जिससे कि भोजन सेफ़ और क्लीन स्वच्छ रहते हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस पोस्टर के माध्यम से प्रॉपर धुल करके
ठीक है। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट डू यू, अपने हाथ को साफ रखना। हाउ टू कीप द टॉयलेट क्लीन, कैसे टॉयलेट को क्लीन कर सकते हैं। फूड सेफ्टी इन योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, ये सब आसान तरीका है, आप जानती हैं। किचन में भी हाइजीन, ये आप जानते हैं कि कैसे फूड्स प्रिपरेशन, सरफेस यूटेंसिल, जो भोजन बनाने के औजार हैं, हथियार हैं, उपकरण हैं, उनको भी साफ़ स्वच्छ रखना चाहिए। हाथ को स्वच्छ, फ्लोर सरफेस को साफ़ सुथरा, वेस्ट डिस्पोजल के लिए डस्टबिन। 5 के गुड्स सेफर फूड, 5 की टू सेफर फूड, कीप क्लीन, सेपरेट रॉ एंड कुक थ्रूली, कीप फूड एट टेम्परेचर, सेफ टेम्परेचर, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, स्टेप टू सर्विंग सेफ फूड। ये सब बहुत सारे स्टेप्स हैं, तरीके हैं जिसके माध्यम से भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो वाटर हाइजीन भी देखो किस तरह से फ़िल्टर होकर के ढका हुआ है, इस तरह के यूज करना चाहिए। कैसे हम नहाते समय, ये देखिए यूनिसेफ का इसने बताया है कि 263 मिलियन ऐसे जनता है पूरे विश्व में कि स्पेंड मोर देन 30 मिनट पर राउंड ट्रिप कलेक्टिंग वाटर, अपने समय को वाटर कलेक्ट करने में इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर देखिए ये नदी पानी से 159 मिलियन ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस सच एज स्ट्रीम्स आर लेक, 159 मिलियन जनता जो कि लेक, झीलों से बहते हुए जल से पानी पीते हैं। 844 मिलियन डू नॉट हैव बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विस, तो इतनी जनता के पास वाटर नहीं है। तो इसलिए वाटर को, जल बचाइए, जीवन बचाइए, जल ही जीवन है, इसलिए जल का ठीक है। यहाँ पर देखिए इंश्योरिंग हाइजीन एंड यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द कप फील्ड एंड द हाउस होल्ड, ये सब पोस्टर के माध्यम से बड़ी ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर को सेफ रखा जाए, भोजन को, हेल्दी लाइफ। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। कंटामिनेशन, कैसे देखो वाटर कैसे कंटामिनेट होता है। यहाँ पर टॉयलेट कर रहा है नदी के किनारे, उसी में कोई नहा रहा है, ये बीमार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई बर्तन धुल रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है, ये सब जो है कंटामिनेशन के तरीके हैं, इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट हाइजीन प्रैक्टिसेस दैट शुड मेंटेन इन डेयरी इंडस्ट्रीज आर लेबोरेटरी हाइजीन, प्लांट हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन, वेस्ट वाटर हाइजीन। हाँ, यहाँ पर देखिए स्क्रीन, ये देखिए स्क्रीनिंग, इस फिगर को देखिए आप, यहाँ पर स्क्रीनिंग ये प्रक्रिया है। और देखिए सेडिमेंटेशन टैंक, ये स्लज ट्रीटमेंट है। क्या ये स्लज डाइजेशन, स्लज डाइजेशन, यहाँ पर डाइजेशन टैंक है। ये स्लज डाइजेशन का डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ सीवेज या ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ सीवेज में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में एक पॉइंट था स्लज डाइजेशन। और उसमें देखिए ये तरीका इस तरह से होता है। यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है, ग्रिफ्ट चैम्बर, स्क्रीन फिल्टर होकर क्या आ रहा है, सेडिमेंटेशन टैंक है। यहाँ बड़े बड़े पदार्थ जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे पेदी बैठ जाते हैं। उसके बाद ऊपर से ये इस पाइप के माध्यम से यहाँ आता है और इसमें स्प्रे के माध्यम से इसमें स्टोन पत्थर होते हैं और इसमें से फ़िल्टर होकर के नीचे आता है और स्लड जो है नीचे यहाँ आता है। तो ये देखो स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ टैंक में ये, ठीक। और ये है डाइजेशन टैंक, तो डाइजेस्टिव स्लड इससे निकलता है और यहाँ का जो पानी निकलता है वो फिर रिवर, नाले को सिंचाई के लिए वापस कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ये फिर रीट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देख लीजिए ये किस तरह से ये है, ओवरफ्लो, ठीक है, ट्रेस, एयर, स्कम। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरेशन हो रहा है। प्राइमरी, यहाँ पर देख लीजिए ये स्लज डाइजेशन, यहाँ पर ये स्लज डाइजेशन हो रहा है। ड्रायर है, ड्राई स्लज फिशिंग है, ठीक है। यहाँ से फिर ये इससे माध्यम से यहाँ पर देखो मीथेन गैस, इस चैम्बर में मीथेन गैस होती है, ठीक। तो इस मीथेन गैस से यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कुछ बनाने में, खाना वाना बनाने में या किसी भी प्रकार में। तो ये चीज़ें हैं। ये पर देखिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है सीवेज का पाइप के माध्यम से। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये फॉरेन यूएसए का एक फिगर है ये ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट का। ये टर्सरी ट्रीटमेंट जो कि नाइट्रीफाइंग ट्रीटमेंट, या फिर
एक तरह से सजीवों को बाहर कर दिया जाता है निकाल करके, नाइट्रीफाइंग ट्रीटमेंट तरीका है, एल्गी वगैरह सब। ये देखिए ट्रिकलिंग फ़िल्टर, ठीक, ये भी यूएसए का है। ये भी देखो ट्रीटमेंट, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पोस्टर के माध्यम से ये उस प्लांट के बहुत सारे ये मशीनरियाँ, इस तरह से बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट बनते हैं। यहाँ पर देखो स्लज डाइजेशन प्रोसेस जो हमने अभी दिखाया था एक पोस्टर के माध्यम से, ये स्लज डाइजेशन, ठीक। तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी ऊपर से आता है सीवेज ट्रीटमेंट, और ये फ़िल्टर होता है और फिर ये बाहर आउटफ्लो होता है, यहाँ से ये होता है। तो ये तरीका है सीवेज ट्रीटमेंट का। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हमने बताया था, फिर समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज आल्सो नोन एज लैगून। ऑक्सीडेशन पॉन्ड को लैगून भी कहा जाता है। ये लार्ज होता है, सैलो होता है। पॉन्ड डिज़ाइन टू ट्रीट फ्रेश वाटर वेस्ट वाटर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, बैक्टीरिया, एल्गी। ये हमने आपको बता ही दिया था। टेम्परेचर इन आवर कंट्री इज सुटेबल फॉर एरोबिक बैक्टीरिया एज बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन वार्म टेम्परेचर। ये देखिए इस तरह से ये है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। यहाँ पर हवा भी आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, CO2 O2 है, इसमें एल्गी है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब जो है कि इस वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मैकेनिज्म देख लीजिए, इसमें होता क्या है। ये सूर्य द्वारा ये एल्गी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक। ये रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को लेकर के ये भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर उससे फिर ऑक्सीजन निकलता है। इस ऑक्सीजन को बैक्टीरिया यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं। फिर ये ऑक्सीडेशन होता है, बड़े बड़े सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो डिकम्पोज होते हैं उनसे इनऑर्गेनिक वेस्ट बनता है, और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है क्या क्या होता है, CO2 है, अमोनियम है, फॉस्फेट है। ये इसको फिर कौन यूज करता है, कंज्यूम करता है, एल्गी। ये मैकेनिज्म है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे हाइजीन एंड सैनिटेशन टॉपिक को। जो दूसरा टॉपिक था, चैप्टर था हेल्थ एंड हाइजीन, उसका टॉपिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, स्वच्छता एंड स्वच्छता।